हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात है हमारी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहली बात होती है कि भाई इसकी जरूरत ही क्या पड़ गई। अगर इसकी जरूरत की बात करूं तो देखो, कूलॉम्स लॉ जो हमने अभी तक पढ़ा, उस कूलॉम्स लॉ का एक प्रॉब्लम थी कि कूलॉम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्जेस। अब ये पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो, पॉइंट को आप वैसे समझे कि पॉइंट कई बार ये समझ में आता है कि पॉइंट का मतलब होगा सर एक पॉइंट होगा, उस पर चार्ज होगा, बट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट में चार्ज पॉसिबल नहीं है, मगर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो फिजिक्स में अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है या पॉइंट बॉडी बोली जा रही है, पॉइंट चार्ज बोला जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिस डिस्टेंस का हमें इफेक्ट देखना है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है उसकी डायमेंशन से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मार्कर की बात करें तो मार्कर से अगर आप इस पॉइंट पे, इतनी डिस्टेंस पे केवल अगर आप इफेक्ट देखने लग जाओ तो मार्कर पॉइंट चार्ज नहीं, बट यही पूरा मार्कर आपका पॉइंट चार्ज बन जाएगा अगर मैं बात करूं कि इस मार्कर का इफेक्ट जो मुझे देखना है वो 100 किलोमीटर बाद देखना है, 100 मीटर बाद देखना है, या फिर मुझे और कोई लार्ज डिस्टेंस है। मतलब 100 मीटर से जब आप मार्कर को देखोगे तो आपको पॉइंट जैसा ही दिखाई देगा ना, तो उस केस में हम इस पूरे के पूरे मार्कर को एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेंगे। ये पूरा का पूरी मेरी बॉडी, मैं पूरा का पूरा एज ए पॉइंट चार्ज वर्क करूंगा अगर मेरा इफेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे अगर देखना हो तो मैं एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बनूंगा। अब जैसे आप मून को देखते हो तो मून आपका कोई छोटी चीज नहीं है, मगर मून की डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपको एज ए पॉइंट दिखाई देता है, आपको स्टार्स ऐसे पॉइंट दिखाई देते हैं। तो उसी तरीके से हम भी फिजिक्स में किसी लार्ज बॉडी को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं अगर उसका इफेक्ट जो हमें देखना है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो। मगर क्या होगा जब मुझे इफेक्ट बहुत ज्यादा पास देखना हो, जब मुझे इफेक्ट जैसे मार्कर का इसी जगह देखना है, तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट वाली चीजों को नहीं लगा पाएंगे। जो हमारा कूलॉम्स लॉ की प्रॉब्लम आ रही है वो कूलॉम्स लॉ की प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कूलॉम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। इसमें ये जो आपकी दो चीजें होती हैं Q1 एंड Q2, इनको हम पॉइंट चार्जेस लेते हैं। तो जहां पे हम लोग पॉइंट चार्जेस नहीं ले सकते हैं, हम वहां की बात करना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किसकी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं। 3 डायमेंशन कौन सी होती है भाई? एक तो हो जाती है लेफ्ट राइट, भाई लेफ्ट राइट एक। दूसरी कौन सी हो जाती है आपकी? अप डाउन, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, दूसरी डायमेंशन हो गई। तीसरी डायमेंशन क्या हो गई? फ्रंट बैक। तो ये 3 डायमेंशन होती है हमारे पास। इन 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम बॉडी देखना चाहें तो बॉडी भी हमारी 3 टाइप की हो सकती है। एक ऐसी बॉडी जो आपकी केवल एक ही डायमेंशन में, फॉर एन एग्जाम्पल थ्रेड, धागा, ये क्या है आपका 1 डायमेंशन में होता है। केवल आपका वायर, धागा, ये सब किस में हो जाएंगे? 1 डायमेंशन। मतलब लाइन का मतलब क्या हो गया? 1 डायमेंशन। फिर उसके बाद दूसरी चीज हो सकती है कोई सरफेस हो, जैसे कि मेरा बोर्ड। ये बोर्ड कैसा है आपका? बोर्ड के पास 2 डायमेंशन है आपकी, एक ये वाली डायमेंशन, एक ये वाली डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन है इसके पास, इसी वजह से बोर्ड मेरा कैसा है? 2 डायमेंशनल। जरूरी नहीं वो स्क्वायर या रेक्टेंगल ही हो, वो कैसी भी फिगर हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ये भी आपका 2 डायमेंशन में। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर आती है आपकी 3 डायमेंशन। फिर आती है 3 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन की बात करूं तो उसके पास एक चीज क्या हो जाएगी? लेंथ ब्रेथ के साथ थिकनेस और हो जाएगी। जैसे हमारी बुक्स होती हैं, बुक्स के पास लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और थिकनेस भी होती है। तो इस तरीके से हमारी 3 डायमेंशन बनती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सेम तरीके से आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो होगा फर्स्ट हमारा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, इसका मतलब क्या होगा भाई? एक लाइन होगी, मतलब उसके पास न तो कोई थिकनेस होगी न ब्रेथ होगी, केवल लेंथ ही लेंथ होगी। और लेंथ ही लेंथ के पास अगर कोई मैं चार्ज दे दूं, कोई वायर है उसके ऊपर चार्ज दे दूं, कोई थ्रेड है उसके ऊपर चार्ज दे दूं, तो क्या होगा? उसकी बात कर लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए केवल इसकी थिकनेस दिखा रहा हूं, जबकि इसकी थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल होगी लेंथ के कंपैरिजन में। थिकनेस तो होगी, ऑब्वियसली होगी, बट
कंपेयर करोगे जब आप लेंथ से तो वो बहुत छोटी होगी। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को, इस तरीके का अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग यूज करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। और ये जो लैम्डा होता है इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा भाई, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट क्या हो जाएगी भाई? यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। यूनिट इक्वल्स टू कूलम डिवाइडेड बाई मीटर। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। और इस चीज को हम लोगों ने क्या बोला है? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए मैंने क्या यूज कर लिया? लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। अच्छा, ये तो जब आपका बड़ी चीज हो। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, मान लो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और है, यहां पर कुछ और है, तो हम लोग इसे यूज नहीं करेंगे। फिर हम लोग इसे यूज कर लेंगे लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डीएल या डीएक्स, जो भी आप लेना चाहें। तो ये आपका लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए यूज कर। इसका जो यूज आएगा वो कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा यूज आएगा। यहां पे अगर मैं बोर्ड में बात करूं तो थोड़ा सा कम यूज होगा, मगर फिर भी बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें से। ठीक है, तो ये वाली बात हम लोग यहां कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो अभी मैं बात करने वाला हूं वो क्या है हमारी? दूसरी बात कर लेते हैं भाई, सेकंड बात कर लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, किसी सरफेस के पास हो, मान लो बोर्ड के पास हो, मान लो हमारा कोई पेज है, उस पेज के पास कोई चार्ज हो, या कोई लोहे की चद्दर है, या किसी और कंडक्टर की कोई चद्दर है, या कोई और तरीके का कोई इंसुलेटर भी है, कुछ भी है, उसके पास जो चार्ज होगा उसकी बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो अगर मान लो कि मेरी कोई ऐसी सरफेस है, कोई जरूरी नहीं है मैंने रेक्टेंगल बनाया है तो आप भी कहोगे सर रेक्टेंगल के पास ही होगा, नहीं होगा भाई, इस बॉडी के पास भी ये भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन हमें क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर उससे बात करा जाए तो अब क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। सॉरी, लैम्डा से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसे किससे करेंगे? सिग्मा से। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा क्या है? आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या नाम दिया इसका हम लोगों ने नाम? वेयर सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं इसकी बात करूं यूनिट क्या हो जाएगी भाई? यूनिट हो जाएगी इस बार कूलम पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसका वो वाला केस लेना चाहूं कि भाई अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो यूनिफॉर्म नहीं होने के केस में क्या हो जाएगा? आपका डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यहां से सरफेस को, सरफेस कैसी भी हो सकती है, बस क्या होना चाहिए? 2 डायमेंशनल होनी चाहिए, उसके पास कोई भी थिकनेस नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं थर्ड टाइप की अपनी बात करूं तो थर्ड टाइप क्या हो जाएगा भाई? थर्ड टाइप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले बात कर लेते हैं 3 डायमेंशनल बॉडी। 3 डायमेंशनल बॉडी कौन सी होती है भाई? आप अगर बात करना चाहो तो देखो, मैंने तो यहां पे क्यूब लिया है, मगर ऐसा नहीं है कि आप भी केवल क्यूब ही लोगे, आप कुछ भी ले सकते हो भाई। 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगी, कमरा पूरा का पूरा, ये भी है आपकी टीवी, वो भी है, और भी बहुत सारी चीजें आपने खुद देखी होंगी 3 डायमेंशन, जिसके पास क्या हो? लेंथ हो, ब्रेथ हो, सब कुछ हो। माचिस भी आपकी क्या है? 3 डायमेंशन। ठीक है, बॉल आपकी क्या है? 3 डायमेंशन है। तो इस तरीके की अगर कोई बॉडी हो तो उस बॉडी में बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे आपके इस तरीके से चार्ज दे रखा है बहुत सारा, तो अब क्या हो जाएगा उसकी बात कर लेते हैं भाई। अब देखो यहां पे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन सॉरी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होगा ना, और इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है? रो को नाम दिया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर इसका मैं नॉन यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला लिखना चाहूं, सॉरी पहले यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएंगी भाई? यूनिट हो जाएंगी कूलम पर मीटर क्यूब। और अगर मैं बात करना चाहूं रो की बात, रो क्या हो जाएगा आपका? रो हो जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी वी, वेयर वी इज वॉल्यूम, वेयर वी इज वॉल्यूम। तो देखो कंपटीशन में तो आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्योंकि कंपटीशन आपसे सिंपल बातें नहीं पूछता है कभी भी।
तो कंपटीशन में इनकी रिक्वायरमेंट आने वाली है, नीचे वाले फॉर्मूले। और अगर मैं बात करूं बोर्ड के लिए, तो बोर्ड के लिए तो भैया ये बहुत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? क्योंकि आगे चल के अभी हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, फ्लक्स, और फ्लक्स में ही बात करेंगे हम लोग गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ के लिए हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट आने वाली है। बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को याद रखें भैया। एक और अगर मैं बात करूं, ये सारी बात आ गई भाई। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अभी बताऊंगा, क्या बताऊंगा भाई? वो बताऊंगा कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फोर्थ डायमेंशन टाइम की है, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे कोई भी। हम लोगों ने केवल 3 डायमेंशन जो हमारी लीनियर होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे, ये वाली केवल 3 की बात करी हमने यहाँ पे। ठीक है, अगली जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट कर ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं साइड हट जा रहा हूं, ले लिया? चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।